1793 के बाद क्या हुआ? 1793 के बाद आप देख सकते हो कि 1813 में आया चार्टर अधिनियम। अभी तक क्या आ रहे थे? अभी तक आ रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट। अब 1813 में क्या आ गया भाई? अब 1813 में आया चार्टर अधिनियम। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा एकाधिकार समाप्त हो गया। क्या समाप्त हो गया? मोनोपोली समाप्त हो गई। किसकी मोनोपोली समाप्त हो गई? भारतीय व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खुला है। मतलब अभी तक ब्रिटेन से, अब देखो पिछली बार इनने क्या बोला था कि भारत में अगर तुम चाहो तो जो निजी अधिकारी हैं उनको लाइसेंस दे देना, या भारत में कोई छोटी मोटी कंपनी बना रहा है तो उसको लाइसेंस दे देना। लेकिन एकाधिकार अभी भी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही था। 1813 में क्या किया? ब्रिटेन की सरकार ने बोला कि अब भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार नहीं करेगी, ब्रिटेन में और भी जो कंपनी है, और भी कंपनी थी ब्रिटेन में, और जो दूसरी कंपनी थी उनसे भी बोला बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही है, तेरे को भी जाना है, तू भी जा मेरा बच्चा। अभी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे व्यापार कर रही है। क्वीन एलिजाबेथ ने बोला, सॉरी विक्टोरिया ने बोला, वहां पे आप देख सकते हो कि ब्रिटेन की सरकार ने बोला कि अभी बस ईआईसी भारतीयों को लूट रही है, कोई दूसरी कंपनी चाहती है क्या उनको लूटना? जा बच्चा तू भी जा, तू भी लूट ले थोड़ा। तो क्या हुआ? ईआईसी के अलावा यहाँ पे दूसरी कंपनीज भी आने लगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 1813 का चार्टर अधिनियम क्या था? 1813 का चार्टर अधिनियम यहाँ पर ईआईसी की मोनोपोली की समाप्ति था? नहीं, पूरी तरीके से मोनोपोली समाप्त नहीं हुई थी। पूरी तरीके से मोनोपोली समाप्त नहीं हुई थी। अभी भी दो उत्पादों पर एकाधिकार था। कौन कौन से दो उत्पादों पे एकाधिकार था? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एकाधिकार था वो चाय के व्यापार पे, चाय के व्यापार पे, मतलब जो चाय का व्यापार है और जो वो किसके साथ करना है? चाय का व्यापार अगर भारत के साथ किया जाता है तो ब्रिटेन की तरफ से, तो वो केवल ईआईसी करेगी और कोई नहीं करने वाला। और चीन के साथ अगर कोई व्यापार करना है, चाइना के साथ अगर कोई व्यापार करना है तो वो भी केवल ईआईसी करेगी। ठीक है, वो भी केवल ईआईसी ही करेगी। ठीक है, चलो तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब अपन क्या करते हैं? अब अपन आगे बढ़ते हैं। 1813 के बाद फाइनली 1833 में आया चार्टर अधिनियम। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1833 में आया चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम आया, उसमें आपने क्या देखा? इसमें देखा कि इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सबसे पहले ये समझो कि 1833 के चार्टर अधिनियम को क्या कहते हैं? सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। सवाल उठता है कि इसको सेंट हेलेना एक्ट क्यों कहते हैं? सुनो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये अपना अफ्रीका है, अफ्रीका के पास यहाँ पे, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के बीच में यहाँ पे एक आइलैंड है जिसका नाम है सेंट हेलेना। सेंट हेलेना पे भी क्या हुआ था? सेंट हेलेना पे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही शासन हुआ करता था। लेकिन 1833 का चार्टर अधिनियम आया ना, उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी से सेंट हेलेना का भी जो अधिकार है वो छीन लिया गया। ठीक है, सेंट हेलेना का जो अधिकार है वो छीन लिया गया। इसीलिए 1833 के चार्टर अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ? आप देखिए कि इसमें फाइनली पूरी की पूरी मोनोपोली जो है वो समाप्त हो गई थी। वेरी गुड। कौन लिख रहा है यहाँ पे? मैंने पढ़ा कि ईआईसी की पूरी मोनोपोली खत्म हो गई थी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, पढ़ लिया, बहुत होशियार है। तो यहाँ पे फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली है वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई थी। पिछली बार चाइना के साथ और चाय का व्यापार करने की मोनोपोली थी, लेकिन इस बार पूरी तरीके से उनसे बोले भाई साहब सारी कंपनी यहाँ पे मोनोपोली, सारी कंपनी यहाँ पे आकर के व्यापार करेंगी, व्यवसाय करेंगी। अब देखो कि इसमें और क्या हुआ। 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मतलब कि ये मैं आपको यही बता रही थी कि इसमें क्या हुआ, इसमें पूरी तरीके से मोनोपोली एंड हो गई। देखो पीछे लिखा है ना मैंने, इसमें पूरी तरीके से मोनोपोली एंड हो गई
और भारत के गवर्नर सॉरी बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये देखो, ये अंकल, इनका नाम है विलियम बेंटिक। हेयर स्टाइल देख रहे हो उनकी, बाल देख रहे हो इनके बाल, मतलब क्या बताएं कौन सा मतलब ये यूज करते हैं बाल कर्ल करने वाला। मेरे को भी बताओ यार, मुझे भी ऐसे बाल कर्ल करने हैं यार, क्या दिख रहे हैं अंकल। तो विलियम बेंटिक कौन है, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल है, ठीक है। चलो, इसमें क्या हुआ, इसमें बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की जो विधायी शक्तियां हैं वो छीन ली गई। इनको कब दी गई थी विधायी शक्तियां, कब दी गई थी विधायी शक्तियां, याद करो। इनके यहाँ पे विधानसभा कब बनाई थी, यहाँ बनाई थी 1784 में परिषद बनाई थी। तो आप देख सकते हो कि सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, केंद्रीकरण हो रहा है। केंद्रीकरण कौन कर रहा है, केंद्रीकरण कर रहे हैं अपने घुंघराले वाल वाले अंकल, मतलब कि अपने ये विलियम बेंटिक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बॉम्बे और मद्रास के जो प्रांत हैं उनकी विधायी शक्तियां छीन ली। ला बेटा ले आओ इधर विधायी शक्तियां। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये केंद्रीकरण की तरफ एक फाइनल स्टेप था, ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ फाइनल स्टेप था। ये देखो, ये केंद्रीकरण की तरफ एक फाइनल स्टेप था। और क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि भारत में जो कंपनी है ना EIC, अब ये कंपनी नहीं रही, इसको पूरी तरीके से एक प्रशासनिक निकाय बना दिया गया कि अब तुम कोई कंपनी वंपनी ना हो, अब तुम क्या हो, अब तुम पूरी तरीके से एक प्रशासनिक निकाय हो। और क्या हुआ, और ये हुआ कि यहाँ पे जो कानून है उनको क्या कहा गया, नियामक कानूनों को, जो पहले थे, जो 1833 से पहले बने थे वो नियामक कानून बने और इसके बाद वालों को अधिनियम कहा गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने, मोनोपोली पूरी तरीके से खत्म हो गई। और मैंने आपको क्या बताया, और मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंतर्गत पूर्ण प्रशासनिक ढांचा जो है वो बना दिया गया। आपको पता है इसी को कहते हैं कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। आप जो पढ़ते हो ना, भारत का उपनिवेशीकरण हुआ, तो भारत का उपनिवेशीकरण अभी हुआ था, कभी, भारत का उपनिवेशीकरण अभी ही हुआ था जब हमारे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी ना रहकर पूर्णतः प्रशासनिक निकाय बन गई, तभी हम कहते हैं कि भारत का क्या हुआ, भारत का कॉलोनाइजेशन हुआ। इसी 1833 के एक्ट में क्या हुआ, इसी 1833 के एक्ट में खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया गया। मतलब जैसे आज आप लोग मुझसे क्यों पढ़ रहे हो, सिविल सर्वेंट बनने के लिए, तो आज आपके पास एक खुली प्रतियोगिता है। आपसे कोई ये नहीं बोल सकता कि आप बंगाल में रहते हो तो मत भरो, मद्रास में रहते हो तो मत भरो, MP में रहते हो मत भरो, नहीं। आज एक पेपर होता है कि भाई 21 साल से ऊपर जो भी एलिजिबल है वो पेपर दो और कलेक्टर बनो, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो पहली बार खुली प्रतियोगिता का प्रयास हुआ, ट्रायल मारा। कब ट्रायल मारा, 1833 में। फिर 1833 के बाद क्या हुआ, 1833 के बाद आया 1853 का चार्टर अधिनियम। 1833 के बाद क्या हुआ, फिर आया 1853 का चार्टर अधिनियम। तो आप देख सकते हो कि 1853 में, हाँ भाई साहब, हाँ वही 1853। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ रही हूं, मुझे समझ में आ रहा है आप कितने इंटेलिजेंट हैं, ठीक है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि 1853 में जो चार्टर आया ये क्या था, 1853 में जो चार्टर आया ये चार्टर की श्रृंखला में अंतिम चार्टर था, ये चार्टर की श्रृंखला में अंतिम चार्टर था। इसके बाद चार्टर अधिनियम आने बंद हो गए थे। तो आपने देखा कि 1833 में ट्राई किया गया था कि सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता हो, लेकिन 1853 में ये जो ट्रायल है ना ये सक्सेसफुल हुआ। कैसे सक्सेसफुल हुआ, आप देख सकते हो कि मेकाले समिति बनी और सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भारतीयों को अवसर मिला, इसके लिए क्या बनी, मेकाले समिति बनी। आपको यहाँ पे चित्र दिख रहा है, ये चित्र मैंने क्यों लगाया है, कोई पहचान सकता है ये काय का लोगो है, ये मैंने किसका लोगो लगाया है, कोई बताएगा, जो वीडियो देख रहा है वो कमेंट में बताओ, ये लोगो किसका लगाया है मैंने, पिंक पिंक सुंदर सा, हाँ जी दिखाओ थोड़ा, ये लोगो किस चीज का है,
ये है सेंट हेलीबरी कॉलेज का लोगो, ये है सेंट हेलीबरी कॉलेज का लोगो। हुआ क्या, हुआ ये था कि 1853 से पहले अगर किसी को भी क्या बनना है, 1853 से पहले अगर किसी को भी क्या करना है, अगर किसी को भी यहां पर सिविल सर्वेंट का एग्जाम देना है तो क्या करना पड़ता था, उसको हेलीबरी कॉलेज से पढ़ के आना पड़ता था। हेलीबरी कॉलेज कहां था, लंदन में था। तो क्या लंदन में जाके कोई भी इस कॉलेज में पढ़ सकता था, नहीं। इस कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी, इस कॉलेज में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप मिलती थी, जो कि कौन देते थे, स्कॉलरशिप कौन देते थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते थे। तो ये स्कॉलरशिप जिनको मिलती थी वो ही सेंट हेलीबरी कॉलेज में पढ़ता था और वही सिविल सर्वेंट बन पाता था। लेकिन 1853 के बाद ये जो लिखा है ना कि भारतीयों को अवसर मिल गया, मतलब अब ये हेलीबरी कॉलेज में पढ़ने वाली जो चीज है इसके लिए स्कॉलरशिप मिलनी बंद हो गई। हाँ जी, कंपलसरी था, 1853 के पहले यहां से पढ़ के आना कंपलसरी होता था। और क्या हुआ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1853 में केंद्रीय विधान में स्थानीयत्व आया। मतलब कि जो केंद्रीय विधान है ना, अब वहां पर जो लोग थे उनको बार बार हटाया नहीं जाता था। सबसे बड़ी बात, कंपनी के शासन का समय अनियमित कर दिया। 20 साल तक कब बढ़ाया था, पहले आप मुझे बताओ, 20 वर्ष तक कौन से एक्ट में किया था कंपनी का शासन, 20 वर्ष तक कौन से एक्ट में बढ़ाया था, 1793 में, 1793 में। और फाइनली 1853 में क्या किया गया, 1853 में कंपनी के शासन का जो समय है उसको अनियमित कर दिया। तो क्या समझ रहे हो तुम, अनियमित कर दिया मतलब 100-200 साल तक शासन करेगी, ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, ना जी ना। क्या था, ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं थी, इससे कंपनी का शासन अनियमित तो किया गया, बट पहले कम से कम ये तो रहता था कि 20-20 साल के लिए इनको लिखा हुआ मिलता था कि भैया तुम 20 साल तक शासन करोगे ही करोगे। अनियमित का मतलब हमारा मन चाहे तो हम तुमको कल वापस बुला लें। यस, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अनियमित होने का मतलब क्या होता है, जब हमारी मर्जी होगी, मतलब जब ब्रिटिश सरकार की मर्जी होगी तब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपना सूटकेस बांध के भारत से वापस आना पड़ेगा। ठीक है, चलो और क्या किया गया, आप देख रहे थे कि 1773 से ही हम क्या बना रहे थे, 1773 से ही हम लोग यहां पर पार्षद बना रहे थे। तो 6 नए पार्षदों के साथ एक छोटी सी संसद बनी। 6 नए पार्षदों के साथ क्या बना, 6 नए पार्षदों के साथ एक छोटी सी संसद बनाई गई। और क्या हुआ, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड। मतलब गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उससे क्या बोला, EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। हुआ ये कि गवर्नर जनरल की जो परिषद है ना उससे बोला कि अब तुम्हारे विधायी काम अलग होंगे। विधायी काम मतलब लेजिस्लेटिव मतलब जैसे कानून बनाना, ये विधायी काम अलग होंगे। और जो एग्जीक्यूटिव काम है, एग्जीक्यूटिव काम मतलब कि जो कार्यकारी कार्य है वो अलग होंगे। क्या कहा गया, गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके विधायी और कार्यकारी कामों को अलग अलग किया गया, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव्स को। ठीक है, तो ये देखो कि 1853 तक चार्टर अधिनियम क्या हुआ, चार्टर अधिनियम खत्म हो गए। कंपनी का शासन क्या हुआ, कंपनी का शासन खत्म हो गया। अब जब कंपनी का शासन खत्म हो गया तो उसके बाद 1857 में क्या हुआ, 1857 में क्या हुआ, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, मंगल पांडे थे। मतलब कि 1857 में क्रांति हुई, भारत की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। 1857 की क्रांति में हमारा भारत हार गया, लेकिन अंग्रेज कांप गए, और उन्हें समझ में आ गया कि भारतीयों को कमजोर समझने की गलती नहीं करनी है। और इसीलिए कंपनी से बोला तुसी टाटा बाय बाय। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या बोला, जयराम जी की मैडम निकल जाओ कंपनी, जाओ पूरी तरीके से भाग जाओ। तो 1857 के बाद कंपनी को भगा दिया गया और फाइनली 1858 में सीधे महारानी विक्टोरिया जो है वो शासन कर रही थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हो गई, टाटा बाय बाय हो गया इनका। और क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के टाटा बाय बाय के साथ जो महारानी विक्टोरिया है, अब वो सीधे सीधे भारत पे शासन कर रही थी, कोई कंपनी वंपनी ना आई। और ये शासन कैसे कर रही थी, ये बैठी तो रहती थी ब्रिटेन में, तो भारत में जो गवर्नर जनरल है इनकी जगह क्या बना दिए गए, भारत के वायसराय बना दिए गए। क्या बना दिए गए, भारत के वायसराय बना दिए गए। तो भारत का पहला वायसराय कौन बना, कोई बता सकता है? लॉर्ड कैनिंग, वेरी गुड, लॉर्ड कैनिंग, जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है, ये देखो, यही लॉर्ड कैनिंग है। जो लॉर्ड कैनिंग है ना, इनको भारत का पहला वायसराय बनाया गया और ये महारानी विक्टोरिया के अधीन क्या कर रहे थे, महारानी विक्टोरिया के अधीन शासन कर रहे थे हमारे भारत पे। आपको याद है निदेशक बोर्ड कब बनाया था, निदेशक कोर्ट बनाया था, पहले बनाया था ना, कब बनाया था, रिपीट करके देखना कब बनाया था। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की बॉम्ब फूट गया, धमाका हो गया। नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोड का, इनका भी धमाका हो गया, गए काम से। द्वैध प्रणाली का अंत हो गया। द्वैध प्रणाली मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या बोला था कि अब तुम राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य दोनों करोगी, ये दो काम करोगी, लेकिन अब ये दोनों काम करने वाली जो बात है ये खत्म हो गई। भारत के वायसराय के साथ अब भारत का राज्य सचिव भी बनाया जाता था। भारत के वायसराय के साथ भारत का एक राज्य सचिव भी बनाया जाने लगा, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के नागरिक इस राज्य सचिव पर केस कर सकते थे और यह भी भारत के नागरिकों पर केस कर सकता था। इसी के साथ अभी तक जो 6 सदस्यों वाली परिषद थी उसको 15 सदस्यों वाली परिषद में परिवर्तित कर दिया गया। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो, इसे कहा जाता है गुड गवर्नेंस। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अच्छी सरकार। इसे अच्छी सरकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि अच्छी सरकार उसे कहते हैं जो उत्तरदायी सरकार हो। और इसमें वायसराय उत्तरदायी था महारानी विक्टोरिया के अधीन, भारत का राज्य सचिव उत्तरदायी था, इसीलिए इसे भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहते हैं। अब आप देखो अपने भारत पे कौन का शासन होने लगा है, अब अपने भारत पे डायरेक्टली आ गए लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग को बैठे बैठे एक बात सूझी। लॉर्ड कैनिंग ने सोचा, ऐसे बैठे थे और सोचा, यार 1857 में जो क्रांति हुई थी वो थी तो बड़ी गड़बड़। मतलब इनने अंग्रेजी में बोला होगा, अंग्रेजी में कैसे, 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था वो बहुत खतरनाक था। हम बेईमानी करके जीत गए, पर रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे वो सच में वीर योद्धा हैं, हम हार भी सकते थे, तो फिर हम क्या करें। इन्होंने सोचा कि अगली बार ऐसी क्रांति ना हो, इसके लिए हमें भारत के लोगों को पटा के रखना पड़ेगा, और भारत के लोगों को पटाने के लिए हमें इनके राजाओं को पटाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कैनिंग ने भारत के राजाओं को गुलाब जामुन खिलाना शुरू किया। भारत के लोगों से बोला, हम गंदा लोग नहीं हैं, तुम हमें क्यों भगाना चाहता है, हम गुड पीपल, हम अच्छा। लॉर्ड कैनिंग ने भारत के लोगों को यह बताने की कोशिश की, और खुद को अच्छा बताने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, भारत में जो विस्तारित परिषद है उसमें गैर सदस्यों को नामांकित किया। क्या किया, इसमें भारतीय सदस्यों को नामांकित किया, गैर सरकारी सदस्य के रूप में ही सही, पर नामांकित किया। भारत के लोगों को पटाने के लिए इनने 3 एक्ट लाए थे, 1861 में, 1892 में और 1909 में भारत परिषद अधिनियम लाए थे। इसका मतलब समझो, इनका नाम क्या था, इनका नाम था भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। मतलब अब भारत में काउंसिल बनाने लगे थे ये लोग। तो इन्होंने 3 लोगों को, कौन कौन थे वो 3 लोग, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को क्या किया, इन तीनों को जो विस्तारित परिषद है ना उसमें जगह दी, कि इन तीनों को विस्तारित परिषद में जगह दी। कैसे लोगों के रूप में, अनऑफिशियल लोगों के रूप में, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। ठीक है, और क्या हुआ, और लॉर्ड कैनिंग ने पहले भी पोर्टफोलियो की कोशिश की थी, लेकिन अब जो पोर्टफोलियो है ये इन्होंने बना दिया गया। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, आप कई बार सुनते हैं
कि मोदी जी की सरकार पोर्टफोलियो आवंटन कर रही है। पोर्टफोलियो का मतलब होता है विभागों को अलग अलग बांटना, सबको अलग अलग काम देना। तो यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो भी शुरू कर दिया गया। सवाल उठता है कि भैया पोर्टफोलियो करते काहे हैं, क्यों करते हैं ये पोर्टफोलियो? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इससे सरकार ज्यादा उत्तरदायी बनती है। उत्तरदायी बनती है मतलब कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो किससे पूछना है ये मालूम है, एक दूसरे पे टाल नहीं सकते। तो पोर्टफोलियो डिवाइडेशन कब शुरू हो गया? 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, भारत शासन अधिनियम नहीं है, इट्स भारत परिषद अधिनियम। पहली बार विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। अभी तक केंद्रीकरण हुआ था, अब क्या हुआ? अब डिसेंट्रलाइजेशन शुरू हो गया, अब विकेंद्रीकरण शुरू हो गया। कैसे? ये विकेंद्रीकरण शुरू हो गया विधान परिषद बना के। ये विकेंद्रीकरण कैसे शुरू हो गया? विधान परिषद बना के। बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांतों में और पंजाब में क्या किया गया? विधान परिषदें बनाई गई और इन्हीं के द्वारा विकेंद्रीकरण शुरू किया गया। यहां पे आप देखो कि अभी तक ये जो हमारे अंग्रेज हैं, इनका मंत्र पता है क्या होता है? अभी तक अंग्रेजों का मंत्र हुआ करता था कि, एक बार बोल के बताऊं, इनका मंत्र था लेजिस्लेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटरी। मतलब यहां पे जो विधायिका है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती थी अभी तक। तो जो विधायिका है वो क्या करती थी? विधायिका नियम बनाने वाली और कार्यपालिका उनको लागू करने वाली। जैसे विधायिका मतलब महारानी विक्टोरिया और लागू करने वाले कौन? ये अपने वायसराय अंकल। तो अभी तक आप ये देखो कि अलग चलता था, लेकिन पहली बार कैनिंग अंकल ने बोला कि हमेशा विधायिका ही कानून बनाती है। हमेशा क्या होता है? अभी तक विधायिका ही कानून बनाती है। कभी कभी अगर विधायिका मतलब बहुत दूर है, इन्होंने कहा कि महारानी विक्टोरिया बहुत दूर है, अगर इमरजेंसी में कोई कानून बनाना हो तो वायसराय जो कि एक एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव मतलब काम करने वाले हैं रियल में, मतलब कार्यकारी अधिकारी हैं, इनको भी कानून बनाने की शक्ति मिलनी चाहिए। इनने यही बोला कि अरे अम्मा नहीं बोला होगा, मैडम बोला होगा, सॉरी, अरे मैडम तुम तो ब्रिटेन में बैठती हो, उधर से बैठ के नियम बनाती हो, कानून बनाती हो। किसी दिन भारत में कोई उथल पुथल मच गई तो भारत में तो मैं रहता हूं ना, मेरे को भी तो कुछ बनाने दो मैडम। मतलब कभी कभी जो कार्यकारी है, जो एग्जीक्यूटरी है, उसको भी तो कुछ विधि बना दो बहन जी। तो बहन जी ने बोला ओके 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 ओके, दिमाग मत खाओ मेरा, तुम्हें जो करना है करो। मतलब भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। क्या मिल गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। अध्यादेश बोले तो जारी करने का जो आइडिया है वो कहां से आया था? और जी, क्या आइडिया इनने ही दिया था, इनने, ये अपने गोरे गोरे सर ने, मतलब कैनिंग अंकल ने। मतलब अध्यादेश जारी करने का आइडिया इतने पहले से आ रहा है। 1861 में हुआ था पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ो। हुआ ये कि 1861 में क्या हुआ? 1861 में भारत परिषद अधिनियम आ गया। धीरे धीरे भारतीयों को पढ़ने की अनुमति मिलने लगी, ये अंग्रेजी में पढ़ने लगे, भारत में क्या चल रहा है इसे समझने लगे और फाइनली पढ़े लिखे लोगों ने एक ग्रुप बनाया, जिसे हम जानते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से, जिसे हम जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी और इस कांग्रेस ने बहुत सी डिमांड की। इनकी डिमांड को मानने के लिए, इनकी मांगों को मानने के लिए क्या हुआ? इनकी मांगों को मानने के लिए 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, ये मैंने पता नहीं यार शासन क्यों लिख के रखा है, इट्स परिषद। 1892 में जो भारत परिषद अधिनियम आया, इसमें कांग्रेस में की जो बातें हैं उनका दबाव दिखाई दिया, जैसे कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के लिए नामांकन के साथ गवर्नर को नियुक्त करने की शक्ति मिली। आपको पता है इसे इनडायरेक्टली मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा कुछ हुआ। अभी भी इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, पर पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा कुछ शुरू हुआ, क्योंकि 1885 में बनी कांग्रेस ने इलेक्शन का गाना गाना शुरू कर दिया था, इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ इलेक्शन कराओ। तो क्या हुआ? पहली बार
इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसा कुछ दिखाई दिया, कुछ दिखाई दिया। अभी भी इलेक्शन हुए नहीं थे पर कुछ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? देखो, अभी तक जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें लोगों को अपॉइंट करने की, नामांकित करने की, नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास थी? जल्दी बताओ। अभी तक केंद्रीय विधान परिषद में लोगों को नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास थी? किसके पास थी? वो उनको नॉमिनेट किया था ना, वो दिनकर राव को और पटियाला के महाराजा को कौन नॉमिनेट करता था? अभी तक नॉमिनेट करने की शक्ति किसके पास रहती थी? जल्दी बताओ। वायसराय के पास। वेरी गुड, वायसराय के पास। तो अभी तक ये शक्ति वायसराय के पास थी। लेकिन अब क्या हुआ? और अच्छी बात हो गई। क्या अच्छी बात हो गई? ना जी, अब आप देखोगे कि अब ये हुआ कि जगह जगह के जो गवर्नर हैं वो भी कुछ लोगों को नियुक्त कर सकते थे। जो गवर्नर है ना, वो भी लोगों को नियुक्त कर सकते थे और ऐसे अपने मतलब से, अपने मन से नियुक्त नहीं कर सकते थे। आप यहाँ पे देखो अपनी बुक में, प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर, इनकी सिफारिश पर गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की अनुमति मिल गई। अभी तक इनको केवल वायसराय नॉमिनेट कर रहा था, अब इनको नियुक्त किया जाता था सिफारिश पे। कौन नियुक्त करता था? गवर्नर। पर किसकी सिफारिश पे? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इनकी सिफारिश पे। ठीक है। और क्या हुआ? केंद्रीय और विधान परिषद जो है इसकी संख्या को और बढ़ा दिया गया। अभी तक जो 15 थी उसको 16 कर दिया गया। अब जो गैर सरकारी सदस्य हैं वो उनको क्या मिलने लगा? जो गैर सरकारी सदस्य हैं, जो भारत के लोग हैं, उनको अभी तक क्या होता था? अभी तक ये लोग चुपचाप बैठे रहते थे, चुपचाप। लेकिन अब इनको बजट पे बहस करने की अनुमति मिल गई। अभी तक ये जो तीनों थे ना, जो सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा, ये लोग बस चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ? अब इनको जब नियुक्त किया जाने लगा तो इनको शक्ति मिल गई। कौन सी शक्ति मिल गई? अब ये बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, ये कार्यपालिका में प्रश्न कर सकते हैं। याद रखना 1892 में भी ये केवल और केवल प्रश्न कर सकते थे। एक बार, जैसे मैं भारतीय हूं, मैंने अंग्रेजों से कुछ पूछा, भैया ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उनने जवाब दे दिया, फिर मेरे को बैठना ही पड़ेगा। मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकती थी। अभी भी मैं क्या कर सकती थी? अभी मैं काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकती थी। कल भी क्लास 6 बजे ही होगी, लेकिन अभी मैं प्रश्न जरूर कर सकती थी। तो ये कब हुआ? ये हुआ 1892 में। फाइनली 1909 में